गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य, कृतिका भाग 2, चैप्टर 3, शीर्षक साना साना हाथ जोड़े। इसकी लेखिका का नाम है मधुकांकरिया जी। मधुकांकरिया जी ने इस चैप्टर के बारे में एक यात्रा का वृत्तांत, यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें जो यात्रा आपकी गंगटोक शहर, सिक्किम का जो गंगटोक शहर है वहां से प्रारंभ होती है उनकी यात्रा और कटाव तक जाती है। और गंगटोक और कटाव के बीच में जो भी प्रकृति का सौंदर्य इनको दिखाई देता है, जो भी सुंदरता दिखाई देती है, इनके मन को प्रफुल्लित करने वाली सुंदरता, उस सब का इन्होंने बहुत अच्छे रूप से वर्णन किया है। और वर्णन ही नहीं, इनके जीवन की उस वर्णन करते समय और इस यात्रा को प्रारंभ करते समय और यात्रा में जो भी चीजें मिली हैं सौंदर्य से युक्त, उन चीजों को देखकर इनका जीवन यथार्थ हो जाता है, इनका जीवन धन्य हो जाता है, अपने आप को धन्य कहती हैं और जीवन की सभी चिंताओं को, कठिनाइयों को, दुश्चिंताओं को भूलकर एक नए जीवन को प्राप्त करती हैं। यहाँ इनके साथ में एक इनका जतिन गार्गे नाम का जो गाइड है वह ड्राइवर भी है और एक इनकी मणि नाम की जो मित्र हैं वह भी है। ये तीन लोग उस यात्रा की तरफ अग्रसरित होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि महानगरों की भाव शून्यता और मशीन की तरह भागम भाग जिंदगी से ऊबकर मर्जी दूर दूर की यात्राओं पर चली जाती है। उन्होंने अपने अनुभवों को यात्रा वृत्तांतों से शब्दबद्ध किया है और मधुकांकरिया ने अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत यात्राएं की हैं। इनका मन बचपन से ही घूमने के लिए, नई नई चीजों को देखने के लिए, नए नए उद्यानों को देखने के लिए, नए नए शहरों को देखने के लिए, उन शहरों की सुंदरता को देखने के लिए इनका बचपन से ही, बाल्यकाल से ही इनका मन रहा है। साना साना हाथ जोड़ में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक तथा आगे हिमालय की यात्रा के पल पल बदलते रूप का ऐसा मनोमुग्धकारी वर्णन किया है जैसे हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हों। अर्थात इन्होंने जो हिमालय है और उसकी जो समय समय पर बदलती हुई सुंदरता का और जो सिक्किम की राजधानी गंगटॉक है उसका इतना सुंदर वर्णन किया है कि उसको देखकर हमारा मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही हो रही हो। इस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है जैसे हम स्वयं यात्रा कर रहे हों। और इनके जो भी इन्होंने वर्णन किया है, साना साना हाथ जोड़े, इस शीर्षक के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा कि साना साना हाथ जोड़े का मतलब है अपने छोटे छोटे हाथों से मैं गंगटोक शहर और हिमालय के जो बदलता हुआ स्वरूप है उसकी प्रार्थना करती हूँ, उसको नमस्कार करती हूँ, उस सौंदर्य को नमस्कार करती हूँ, उसकी मंत्र मुग्धता को मैं नमस्कार करती हूँ कि इतना सुंदर है और मैं उसकी बार बार प्रार्थना करती हूँ और मेरा जीवन उन सभी अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक तथा आगे हिमालय की यात्रा के पल पल बदलते रूप का ऐसा मनोमुग्ध वर्णन किया है जैसे हम स्वयं यात्रा कर रहे हों। जैसा कि मैंने अभी कहा था, इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका मेहनती लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखती है और इस यात्रा का मेन जो मकसद है, यहाँ जो मधुकांकरिया जी हैं, जो इस चैप्टर की जो लेखिका है, उनका मेन मकसद है कि जो लोग मेहनत से अपने जीवन को यापन करते हैं और मेहनत से कार्य करते हैं उनके लिए अपनी भावांजलि व्यक्त की है और उनके प्रति प्रेम प्रस्तुत किया है और भाव दिखाती है, सम्मान का भाव दिखाया है। उन्होंने ऐसे लोगों के प्रति सम्मान का भाव दिखाया है जो लोग मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं तथा सामाजिक दायित्व का सजगता से निर्वाह करती हैं। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ हम स्व से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और ऐसा उन्होंने कहा है कि हमें सामाजिक जीवन से भी हम जुड़ जाते हैं, सामाजिक जीवन की हमें नॉलेज हो जाती है, तरह तरह की हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन को अच्छे रूप से व्यतीत कर सकते हैं। यात्राओं का हम यात्रा करने से हमें बहुत सारी नॉलेज होती है, वहाँ के स्थलों के बारे में, सौंदर्य स्थलों के बारे में, राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, वहाँ की सुंदरता के बारे में सारे हमारा ज्ञान बढ़ जाता है और हमें स्व से भी मुक्ति हो जाती है। जो हमारे अंतर्गत एक अहंकार की भावना होती है, स्व का मतलब होता है अहंकार की भावना, वह अहंकार की भावना भी मुक्त
हो जाती है और वो अहंकार की भावना हमारे अंतर्गत नहीं रहती। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। और मैंने जब देखा था गंगटोक शहर में, जब मैंने एंट्री की तो ऐसा लग रहा था कि आकाश नीचे आ चुका है और नीचे जो तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं, आकाश साक्षात नीचे आ गया। वहाँ का जो स्थल का सौंदर्य था, गंगटोक शहर का, वहाँ के जो भूमि का जो सौंदर्य था, सुंदरता थी जो स्थल पर, भूमि स्थल पर, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात आकाश नीचे उतर आया है और नीचे तारे टिमटिमा रहे हैं। वहाँ की जो लाइट थी, वहाँ की जो सौंदर्य था, वहाँ का सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, इन चीज़ों का, तारों का झिलमिलाना और बढ़िया बढ़िया सौंदर्य था वहाँ, उसको देखकर ऐसा लगा कि आकाश साक्षात नीचे आ गया है नीचे और तारे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाह का वह एक ऐसा शहर था। और ऐसा शहर है वो मेहनत कश बादशाह, जहाँ लोग मेहनत करके खाते हैं और मेहनत भी उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर, उनके हाथों में वहाँ के लोगों के दिखाई देती है। वहाँ के लोग, और कहते हैं कि जहाँ के लोग जितना परिश्रम अधिक करते हैं वहाँ की सुंदरता उतनी बढ़ जाती है। वहाँ के लोगों जो मेहनत करके खाते हैं, ऐसे लोग भी बहुत सुंदरता से युक्त हो जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। और वह रहस्यमयी रात गंगटोक शहर की, जब गंगटोक शहर में गया तो वहाँ की जो रहस्यमयी रात थी उसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे वह मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। कुछ इस कदर के उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था और ऐसे जादू भरे वो क्षण थे कि मेरा जो जीवन का सब कुछ था वहीं की वहीं रुक चुका था, स्थगित हो चुका था। स्थगित का अर्थ होता है रुकना, अर्थात मैं उस चीज को देखकर बिल्कुल वहीं की वहीं स्थगित हो गई। मेरी आगे कहने की कोई ऐसी इस प्रकार की इच्छा नहीं हो रही हो। जीवन का सर्वस्व मुझे उस सुंदरता को देखकर मिल गया, मुझे आगे कोई ऐसी इच्छा नहीं रही हो। और वो शहर ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी तरफ मुझे इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि वो ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई सम्मोहनी विद्या का प्रयोग कर रहा है, अर्थात मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अर्थहीन था, मैं बिल्कुल अर्थहीन हो चुकी थी उस सौंदर्य को देखकर। यहाँ मधुकांकरिया जी कह रही हैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मेरी आत्मा, मेरे चेतन था, आसपास सब कुछ शून्य हो चुका था उस गंगटोक शहर की सुंदरता को देखकर। भीतर बाहर सिर्फ शून्य बचा हुआ था और भी अतीन्द्रता से डूबी रोशनी की वो जादुई झालर। और वह जो गंगटोक शहर में जो जादुई रोशनी थी, जो जादू से भरी वहाँ रोशनी थी, जो चमक थी, वह मेरे अंतर्गत प्रवेश कर गई थी और वह उसके माध्यम से मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा और उस शून्य से धीरे धीरे मेरे अंतर्गत वह शून्य से मैं जागृत हो उठी। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ के गर्दहूं प्रार्थना। और मेरे अंदर से जो मेरा आत्मा शून्य हो चुकी थी। शून्य का अर्थ होता है वो कुछ न दिखाई देना, केवल सामने जो सुंदरता है वही दिखाई देना। उसके सामने जीवन की जितनी भी सुंदरता है सारी फीकी पड़ गई। गंगटोक शहर इतना सुंदर था कि लेखिका ये स्वयं कह रही है अपने आप को कि मैं वहां शून्य हो गई थी, अर्थहीन हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उस गंगटोक की सुंदरता के सामने, उस गंगटोक शहर की सुंदरता ही मुझे दिखाई दे रही थी। और मेरे मुंह से, मेरे होठों से एक ही प्रार्थना निकली, साना साना हाथ जोड़े गर्दहूं प्रार्थना, अर्थात मेरे हृदय से यह प्रार्थना जो कि मैं प्रार्थना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ इतनी गंगटोक शहर की सुंदरता को। इतनी सुंदरता मुझे देखने को कहीं प्राप्त नहीं हुई है और मेरा यह जीवन उस सुंदरता को समर्पित हो, उन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। हमरो जीवन तीम्रो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे।
और ये प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखी। वो नेपाली युवती इस प्रकार की प्रार्थना कर रही थी, उस सुंदरता को, उस गंगटोक शहर की जो एक आकर्षण था, उसकी एक सुंदरता थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था वहाँ की जो युवती, एक नेपाली युवती हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, साना साना हाथ जोड़े, गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिस्सो कौशल, अर्थात मैं ऐसी सुंदरता को नमस्कार करती हूँ जो, और उस सुंदरता के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ और जीवन की जितनी भी अच्छाइयाँ उन सबको मैं उस सुंदरता को समर्पित करती हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती के मुख से उन्हें सुनाई दिए। किसको सुनाई दिए? मधुकांकरे जी, जो इस चैप्टर की लेखिका हैं। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। सुबह हम यूमथांग की तरफ, यूमथांग एक शहर का नाम है, जब निकल पड़े पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा दिखाई, और लोगों ने कहा कि यदि मौसम साफ होगा तो ये कंचनजंगा एक स्थान है जहाँ बर्फ जमती है, वह दिखाई देगा। जब बालकनी से मैंने देखा तो ऐसा लोगों ने कहा कि अगर ये बर्फ हट जाएगी तो कंचनजंगा एक सुंदर स्थान है, वह भी यहाँ से दिखाई दे सकता है। हिमालय की तीसरी सबसे छोटी कंचनजंगा, हिमालय की सबसे छोटी जो चोटी है, वो तीसरी जो चोटी है उसका नाम कंचनजंगा है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मौसम तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो मौसम के कारण से वो ढकने वाला था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही हुए थे। कपाट कहते हैं दरवाजा बंद होना, अर्थात इस बार भी जो पिछले वर्ष की तरह जैसे आसमान ढक गया था, कब बंद होना मतलब आसमान से वो ढक जाना, अर्थात इस तरह भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे थे। कंचनजंगा न दिखाई थी, दिखनी थी न दिखी, और कंचनजंगा बादलों के मौसम के बिगड़ने के कारण, मौसमों को आने के कारण, बादलों के कारण वह कंचनजंगा दिखाई नहीं दी, और उसके ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके कपाट बंद हो गए, जैसे बांके बिहारी वगैरह के जैसे कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसा वो कंचनजंगा के बादलों के जो कपाट थे उनके माध्यम से वो कपाट बंद हो गए थे। तो कंचनजंगा जो स्थान था, जो हिमालय की तीसरी चोटी थी, वो दिखाई नहीं दी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। और पर सामने रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर सुंदर दिखाई दिए, उनको देखकर ऐसा लगा कि मैं फूलों के एक बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था, और यूमथांग जो बता रहे हैं वह आपका गैंगटॉक शहर से 149 किलोमीटर की दूरी पे था। यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। यूमथांग का मतलब होता है उसमें तरह तरह की घाटियां, घुमावदार घाटियां, और उन घाटियों में तरह तरह के पुष्प। यूमथांग एक सुंदर स्थान है, और कंचनजंगा से वो 149 किलोमीटर आगे है। उसका मतलब है यूमथांग का के सुंदर सुंदर वहाँ तरह तरह की घुमावदार घाटियां हैं, उन घुमावदार घाटियों में तरह तरह के पुष्प हैं। ड्राइवर कम, गाइड जितेन नार्गे, और ड्राइवर कम था। जो जितेन नार्गे था उनके साथ में जो ड्राइवर का भी काम कर रहा था, उनकी गाड़ी को, उनकी जीप को चला रहा था, और ड्राइवर के साथ में वो गाइड का काम ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ आता जाता रहता था। क्योंकि उस शहर को जाने के लिए वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उन्हें बोध होता है वहाँ के शहर के बारे में, क्योंकि वो डेली का काम है उनका जाने का, यात्रियों को घुमाना, यात्रियों को दर्शन कराना, तो उसको नॉलेज ज़्यादा आता। तो यहाँ मधुकांकरिया जी कह रही है कि जितेन गार्गे जो ड्राइवर कम दिखाई दे रहा था, मुझे गाइड ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वही सब कुछ बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, और मैं बचकाने एक मजाक टाइप से अपने गाइड जितेन से पूछने लगती हूँ, क्या मुझे वहाँ बर्फ मिलेगी? चलिए, तो जगह जगह गदराए पायन और धूपी के खूबसूरत नुकीली पेड़ों का जायजा लेते हुए, और गर्दे बहुत सुंदर सुंदर, गर्दे का मतलब बहुत सुंदर सुंदर वहाँ फूलों का हमने जायजा लिया। हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दिया, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बहुत पत्ताएं, और जैसे ही हम यूमथांग की तरफ बढ़े तो हमने देखा वहाँ पहाड़ों की तरफ बढ़े तो वहाँ हमने एक कतार में सफ़ेद सफ़ेद पताकाएँ लगी, बौद्ध पताकाएँ, अर्थात बौद्ध से संबंधित जो बौद्ध धर्म है आपका, जिसके बौद्ध जी वो है धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और जो इस प्रकार के जो मंत्र हैं
बौद्ध धर्म के, उन बौद्ध धर्म की कुछ हमें पताकाएं, सफ़ेद सफ़ेद पताकाएं, सफ़ेद सफ़ेद पताकाएं, झंडियाँ, जैसे आपने देखा होगा जैसे सरकंडे में एक झंडी लगा देते हैं, एक छोटी सी कागज की झंडियाँ आती हैं, आपने देखा होगा मतलब भागवत कथा वगैरह में जो झंडियाँ वगैरह लगाई जाती हैं उसको सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार हम जब युमथांग की तरफ देख गए, वहाँ घाटियों की तरफ बढ़े, तो एक तरफ में हमने सफ़ेद सफ़ेद एक लाइन में बौद्ध पताकाएं देखी। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक पताकाएं, और ये शांति और अहिंसा का एक संदेश दे रही थी। तो और बौद्ध धर्म का यही कहना है, शांति रहिए और अहिंसा का पालन करिए। इस प्रकार की प्रतीक पताकाएं हमें हो रही थी जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे थे, अहिंसा परमो धर्मः और शांति परमो धर्मः। इस प्रकार के शब्द उन पताकाओं पर, जो बौद्ध पताका लगी थी, उन पर लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, और नार्गे ने ऐसा बताया हमें कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है, बौद्ध जी की। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, जब भी किसी बौद्ध धर्म को अपनाने वाला जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं भक्त रूप में, उनमें से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। और ऐसा बताया जितेंद्र नार्गे ने कि बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाले लोग होते हैं, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको याद करने के लिए, उसकी शांति, उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 से 8 पताका एक पवित्र स्थान पर फहरा दी जाती हैं, अर्थात लगा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, और ऐसा कह रहे हैं ये पताका जो 1 से 8 पताका लगाई जाती हैं, उनको निकाला नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, और धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताका लगा दी जाती है, और ऐसा बता रहे हैं कोई नया कार्यक्रम होता है, नया उत्सव होता है, महोत्सव होता है, उसमें भी इस प्रकार की पताकाएं लगाई जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। और फर्क इतना ही है, जो बुद्धिस्ट के मृत्यु के होने के बाद में, बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, उसके लिए जो पताका लगाई जाती है एक पवित्र स्थान पर, उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 से 8 पताका लगाई जाती है। और कार्यक्रमों में जो पताकाएं लगाई जाती है, उन दोनों में यही फर्क होता है कि जो मृत्यु के स्थान अर्थात आत्मा शांति के लिए जो पताकाएं लगाई जाती हैं, बुद्ध की आत्मा की शांति के लिए, जो बुद्ध धर्म को अपनाने वाले जो, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो 1 से 8 पताकाएं लगाई जाती हैं, वो सफ़ेद होती हैं उन पर। लेकिन जो कार्यक्रम, उत्सव, महोत्सव होते हैं, उनमें जो पताकाएं होती हैं वो रंगीन पताकाएं होती हैं। दोनों में इतना ही अंतर है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। नार्गे इस प्रकार उनको समझाते जा रहे थे। जो जितेंद्र नार्गे इनके जो गाइड थे और जो ड्राइवर का भी काम कर रहे थे, वो इनको सारी बातें समझा रहे थे। और ये दलाई लामा की जो इनकी जीप में मूर्ति लगी हुई थी, उस पर इनकी नज़र जा रही थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, और हिचकोले खाते हुए, हदकों को खाते हुए, हदके आते हुए ऊपर नीचे होते हैं, उनको खाते हुए हमारी जीप आगे बढ़ी, ऐसा मुक्तांकरिया जी कह रही हैं। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, अपनी हंसी, लुभावनी हंसी अर्थात सुंदर हंसी और मन को प्रफुल्लित करने वाली हंसी के साथ में हमें लुभाने लगा। हमारा जितेंद्र जो हमारा गाइड था, इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक था, और इस जगह का कवि नाम आपका लॉन्ग स्टॉक भी रहा है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, ऐसा कह रही है मधुकांकरिया जी। जितेंद्र नार्गे उनको समझा रहा है, और यह इस प्रकार यात्रा का वर्णन कर रही है कि यहाँ कभी आपका गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तिब्बत के चीज से बमसन ने लेपचाओ की सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र भी यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्र यहाँ स्मारक के रूप में भी है, और जिसे स्मारक के रूप में जाना जाता है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की दोनों स्थान जातियों, जो लेपचा और आपका भूटिया सिक्किम की जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं, वे चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। एक लेपचा और भूटिया, दो सिक्किम जातियां हैं, इनमें काफी दिनों से बहुत युद्ध चलता आ रहा था। जब इन दोनों की युद्ध की समाप्ति हुई और इस समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, वह भी इसी स्थान पर हुआ था जिसका नाम है लॉन्ग स्टॉक। उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र क्या है, और
वहीं उस स्थान पर जहाँ बुद्धिस्ट की ये प्रतिमा, ये पताका लगी हुई थी, जहाँ आपकी शूटिंग हुई थी, गाइड नामक मूवी की शूटिंग हुई थी, और जहाँ जो भूटिया और लेपचा जो दो जातियां थी, सिक्किम थी, उन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, संधि के लिए जो पत्र प्रस्तुत किया था, उसी स्थान पर एक कोठरी में क्या लगा हुआ था, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चक्र लगा हुआ था। उस चक्र के बारे में जब मधु कांकरिया जी ने जितेंद्र नार्गे जो ड्राइवर था उनका, उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और प्रेयर व्हील है ये। ऐसा जितेंद्र नार्गे जो उनका गाइड था, उनका ड्राइवर का भी काम कर रहा था, जब एक कोठरी में उन्होंने उस चक्र को देखा, व्हील चेयर चक्र था जो, उसको देखकर उनकी एक उनकी जिज्ञासा होने लगी मधु कांकरिया की, कि पूछा उन्होंने ये क्या है, कि वेयर ये आपका प्रेयर व्हील है, अर्थात सॉरी यहाँ प्रेयर व्हील है, चेयर व्हील नहीं, प्रेयर व्हील है, और जो प्रेयर व्हील है इसको घुमाने से हमारे जिंदगी के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ एक परंपरा है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद में हमारे जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार जो प्रेयर व्हील है, प्रार्थना व्हील, अर्थात प्रार्थना करते समय हम इसको घुमाते हैं तो हमारे जो पाप हो जाते हैं, हमारे जीवन के सारे पाप को धुल जाते हैं।